Hello students. Hello students, how are you all? Now in this lecture we are going to learn the test of one word substitutions. हमने काफ़ी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड पावर मेड इजी से किए. अब उनका टेस्ट चल रहा है वर्ड पावर मेड इजी. अगर आपको उस बुक के रूट वर्ड्स आपको पता हैं तो बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस का रूट आपको पता चल जाएगा, एटिमोलॉजी पता चल जाएगा और आप उनका मीनिंग इजीली क्लियर कर सकते हैं. तो उसी चीज़ को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मैंने एक टेस्ट पहले भी लिया था, एक ये दूसरा टेस्ट आपके सामने है. दूसरा टेस्ट आपके सामने है. तो जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसी के अंदर से ये टेस्ट है. तो आप देख लीजिए, सोचिए समझिए और रिप्लाई कीजिए. सोच समझकर रिप्लाई कीजिए कि इनका मीनिंग क्या है. A place for storing guns and military equipment. Apiary, arsenal, archive या aviary. Now let me know the exact meaning of these words. जल्दी जल्दी बताइए बच्चों. I am waiting for your reply. देखिए, now I just let you know. ये जो क्वेश्चन पुट कर रहा है, ये एक प्लेस के लिए क्वेश्चन पुट कर रहा है. सेंटेंस, ए प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट. ऐसी जगह जहां पर गन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स मींस असला, बारूद, बंदूक, गोलियां, ये सब रखी जाती हैं और भी रिलेटेड सामान जो युद्ध से रिलेटेड सामान है जो रखा जाता है. तो वो कहाँ रखा जाता है, वही ये क्वेश्चन है. ये कहाँ रखा जाता है, वही ये क्वेश्चन है. हाँ जी, तो देखो मैं एक एक करके समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए. देखिए, बात करते हैं पहले एपियरी की, है ना. एपियरी क्या होता है बेटा? दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड ऐप. अगर मैं ऐप की बात करूं तो शाब्दिक अर्थ के रूप में देखूं तो ऐप का मतलब जो होता है वो होता है लंगूर. अगर शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो ऐप का मतलब हो जाएगा लंगूर. लेकिन रूट वर्ड की बात करूं तो ऐप का मतलब होता है बी. जैसे हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी. तो बेटा वो जगह जहां पर मधुमक्खियां रखी जाती हैं, एपियरी कहते हैं उसे. जहां पर मधुमक्खियां रखी जाती हैं तो उस जगह को हम एपियरी कहते हैं. तो मतलब ये पूछ रहा है जहां पर सेना का सामान रखा जाता है. तो मीन्स ये तो आंसर नहीं हुआ, ये तो मधुमक्खी के रखने की जगह हो गई. बात करते हैं आर्चिव. बेटा जहां पर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जहां पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, कॉन्फिडेंशियल जगह जहां पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, दैट इज आर्चिव. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये सरकारी दस्तावेज रखने की जगह. वैसे ये भी चारों प्लेस को ही इंडिकेट कर रही हैं और इसमें भी प्लेस पूछ रहा है. लेकिन ये प्लेस जहां पर मधुमक्खियां रखी जाए, ये प्लेस जहां पर सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी दस्तावेज रखे जाएं, एवियरी. तो बेटा एवियरी केम फ्रॉम द वर्ड एवी, और जहां पर भी एवी आएगा इसका मतलब होगा बर्ड्स. Here we are talking about birds. तो एवियरी वो जगह जहां पर बर्ड्स रखे जाते हैं, मतलब पक्षीशाला कह सकते हैं. इसको कह सकते हैं मधुमक्खी शाला.
इसे कह सकते हैं पक्षीशाला, जहां पर बर्ड्स रखे जाए, ठीक है ना। जू के अंदर जो वो जगह, जू के अंदर वो जगह जहां पर पक्षी रखे जाए, तो मतलब ये भी आंसर नहीं हुआ, तो आंसर हो गया ये। तो मैं आपको एक निमोनिक के जरिए इसका थोड़ा हिंट दे देता हूं। निमोनिक के जरिए आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि हम इसे कैसे मतलब मेमोराइज करें। तो बेटा ये कहाँ की बात कर रहा है, पूरी के पूरे आर्मी की बात कर रहा है। ये आर्मी के जो मतलब युद्ध का सामान रखा जाना, तो ये भी तो ये आर्मी AR से शुरू, तो आर्सेनल भी AR से शुरू, ये आर्मी से ही रिलेटेड है, इसे याद रखो, AR से, आर्मी आर्सेनल, आर्मी आर्सेनल। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नंबर 2, इफ फिक्टिटियस होता है बेटा, दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड फेक, नकली, नॉट जेन्युइन, इनजेन्युइन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, आ जाइए। तो ए फिक्टिटियस नेम, एक नकली नाम, यूज्ड बाय एन ऑथर, ऑथर के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नकली नाम, होमोनीम, एलिबाय, सिडोनीम या एनोनिमस। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं क्या होगा इसका रिप्लाई। रिप्लाई कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग उमंग, गुड इवनिंग। चलो अब मैं बता दूं, होमोनीम बेटा, ए वर्ड बना होमो, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, अलाइक। होमोसेक्सुअल सुना होगा, जो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं सेक्सुअली, कॉमन वर्ड है। अब बेटा नेम केम फ्रॉम द वर्ड नेम, तो होता है सेम नेम। ये हेमोनीम्स क्या है, सेम नेम, सेम नेम वाले शब्द। जैसे अगर बोलूं ऑलरेडी, तो ये भी पढ़ने में सेम है, और अगर मैं ये बोलूं ऑलरेडी, ये भी पढ़ने में सेम है। तो बेसिकली ये होमोनीम्स है। ये क्या है, ये होमोनीम है। इसका मतलब है सब तैयार है, इसका मतलब है ऑलरेडी, कि पहले ही। तो बेसिकली मीनिंग अलग है, लेकिन इनके जनरली प्रोनाउंसिएशन मिलती जुलती टाइप है, तो ये क्या हुआ, ऑलरेडी, ये होमोनीम है, इट इज होमोनीम। नेक्स्ट बात करते हैं एलिबाई। एलिबाई की बात करें कि कहते हैं कि नॉट अपीयरेंस। ये एलिबाई क्या होता है, एक ऐसा पुख्ता सबूत, जिसके अंदर ऐसा पुख्ता सबूत जो ये साबित करे कि जब क्राइम हुआ तो उस वक्त वो पर्सन वहां पर उपस्थित नहीं था, वहां पर अपीयर नहीं था, तो उसे हम कहते हैं, उस प्रूफ को, उस सबूत को हम कह देते हैं एलिबाई। इट इज कॉल्ड एलिबाई। तो मीन्स अब इन दोनों का अगर हम मीनिंग देखें, होमोनीम और एलिबाई, तो ये ऑथर के द्वारा तो अपने लिए रखे नहीं जाएंगे, तो मतलब ये इनके आंसर नहीं है। नेक्स्ट एनोनिमस, बड़ा इसका मतलब होता है गुमनाम। नीम आ गया, नाम, गुमनाम मतलब पता ही ना हो किसका, तो नीम मतलब नेम, एनो मतलब नो नेम, जिसका पता ही ना हो, जिसका कोई नाम ना हो। कोई लेटर आ जाए और लेटर के पीछे नाम ना लिखा हो कि ये लेटर किसने भेजा, तो वो गुमनाम लेटर हो गया। गुड इवनिंग गजेंद्र, गुड इवनिंग। तो ये क्या हो जाएगा, गुमनाम, एनोनिमस। तो मीन्स ये भी नहीं है, क्योंकि इसका तो कोई नाम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिडनी, आंसर होगा सी। तो यहाँ पे सिडो का जो मतलब है ना, इसका मतलब है फेक, इसका मतलब है नकली, जैसे कहते हैं नॉट जेन्युइन,
या इनजेन्युइन, नॉट जेन्युइन, इनजेन्युइन। तो नेम मतलब नेम, वो नाम जो जेन्युइन ना हो। जैसे हमारे एक हिंदी के राइटर थे जिनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी। तो बेटा इनको है ना, इन्होंने अपने आप ही खुद अपना नाम रख लिया था, दैट वाज निराला। तो हमने इनकी बड़ी, मतलब ये लेखक थे, इनका बड़ा नाम सुना जब पढ़ते थे हम स्कूल में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो निराला था उनका सिडनीम था, मतलब उपनाम। हिंदी में अगर इसे बोले दैट वाज उपनाम। ओके, उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3, सोल राइट। बेटा सोल केम फ्रॉम द वर्ड सोलो। अब सोलो का मतलब क्या होता है? सिंगल। सिंगल मतलब अलोन, अलोन मतलब एक, अकेला। कि मतलब एक अकेले का अधिकार होना, तुम्हें किसी चीज को बनाने का और सेल बेचने का, उसकी इन्वेंशन, जो उसने इन्वेंट किया, खुद ही बनाया है, जो उसने खुद ही इन्वेंट किया है, किसी का कोई लेना देना नहीं, जो उसने खुद ही बनाया है, तो उसका सोल राइट किसी चीज को बनाने का या बेचने का। तो क्या होगा? दैट इज कॉपीराइट, इनहेरिटेंस, एयरलूम या पेटेंट। जल्दी रिप्लाई कीजिए, जल्दी रिप्लाई कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बिना रूट वर्ड के ये हो नहीं पाएंगे। जो हमने करे हैं वर्ड पावर में, डीजी में, उन पर फोकस कीजिए। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। देखें, तो अब इसका मैं समझाता हूँ। कॉपीराइट, बेटा ये कॉपीराइट वो होता है कि मतलब जो किसी से कुछ खरीद कर, जैसे कॉपीराइट मेरा अधिकार हो जाएगा, मेरा किसी पर सर्वाधिकार हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर मैं किसी कोई चीज खरीद कर उसे पेमेंट कर दूं, भाई अब तो मेरा कॉपीराइट, तो मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी तो सभी जानते हैं ना, कॉपी पेस्ट। और फिर अधिकार हो जाना, तो कॉपी कर लिया मतलब मैंने उससे ले लिया, मैंने उससे ले लिया, लेकिन मैंने नहीं बनाया। तो ये कह रहा है जिसने बनाया उसकी बात कर रहा है। तो मतलब कॉपीराइट किसी का उस पर अधिकार होता है, लेकिन परचेज कर लिया, किसी से ले लिया, तो कॉपीराइट हो गया। जैसे कोई सिंगर है, तो अब सिंगर है तो सिंगर की सिंगिंग, गाना गवाया, उसे पैसे दे दिए, कि अब वो सिंगिंग के जितना भी कमाई आएगी मेरी होगी, लेकिन सिंगिंग किसी और ने करी है। और उसके जो शब्द लिखे हैं, जो लिरिक्स लिखे हैं, वो किसी और ने लिखे। अब मैंने उसे पैसे दिए, उसके लिरिक्स ले लिए, तो मेरा कॉपीराइट हो गया। चाहे करा उसने, मैंने उसे पेमेंट दिया, अब आगे जो कमाई होगी मेरी होगी। तो वो अब क्या कहते हैं, सोल राइटर नहीं है, मतलब सोल राइट नहीं है उसका। तो कॉपीराइट ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किसी से कोई काम करवाया, पैसे दिए, तू अलग और मैं अलग। ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? ये होता है बेटा विरासत। ये किसकी बात कर रहा है? विरासत की। और ये ईयरलूम भी जो होता है ना, ईयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है, ईयरलूम तो मतलब ये भी विरासत की, जो विरासत में हमें चीजें मिले। अगर कोई चीज हमें विरासत में मिल रही है, इसका मतलब यह है कि हमने खुद नहीं बनाई। अगर कोई चीज हमें विरासत में मिल रही है, तो इसका मतलब है वो चीज हमने खुद नहीं बनाई। तो इसका मतलब है ये तो हो ही नहीं सकते, ये हमें हमारे पूर्वजों से मिल गई।
तो ये हो नहीं सकता। तो पेटेंट होता है एक डिजाइन कि जो किसी पर्टिकुलर इंसान ने ही बनाया है और इसे बनाने का एक लाइसेंस प्राप्त है, इसे बनाने का एक लाइसेंस प्राप्त है, तो उसे कहेंगे हम पेटेंट। तो इसका आंसर होगा पेटेंट। तो पेटेंट वो चीज होती है जो पर्टिकुलर किसी इंसान ने बनाई, उसको ही बनाने का, और डिजाइन बनाया उसने किसी भी चीज का, है ना, एक रूपरेखा तैयार कर रखी है किसी भी चीज की, अब उसके ऊपर काम करने का अधिकार उस अकेले पर्सन को है, चाहे उसे वो किसी को बेचे और चाहे खुद ही कुछ बना ले, तो इसे कहेंगे हम पेटेंट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, मतलब विलिंग मतलब होता है इच्छा होना, ऐसा इंसान जिसकी इच्छा है टू बी गाइडेड, कि उस इंसान को गाइड किया जाए और कंट्रोल कर लिया जाए। वो अपने आप को उपस्थित कर रहा है, अपने आप को दे रहा है किसी को भी कि भाई मुझे गाइड करो और जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर दूंगा, ऐसी इच्छा जताने वाला। एडोरेबल, इनहेरिटेंस, एमिनेबल या एबोमिनेबल। नाउ लेट मी नो, रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, रिप्लाई करो इनके अंदर क्या आंसर होगा। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, एडोरेबल, इनहेरिटेंस, एमिनेबल या एडोमिनेबल। नाउ आई जस्ट गाइड यू, आई जस्ट लेट यू नो। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहले लेते हैं एबोमिनेबल। बेटा लैटिन लैंग्वेज में एबी का मतलब है दैट इज अवे, दूर, इसका मतलब है दूर। और ओमिन जो वर्ड बना ओमिन, तो ये एक वर्ड से बना होमिन, और होमिन का मतलब है ह्यूमन बीइंग, मानव इंसान। तो ये एबीएल ई लग कर एडजेक्टिव बन गया। तो एबोमिनेबल का मतलब हुआ ह्यूमन बीइंग से दूर होना। जो ह्यूमन बीइंग से दूर हो, उसके अंदर इंसानियत ना हो, बहुत बुरा इंसान, तो उसको हम कहते हैं घिनौना इंसान, घिनौना। तो इसका एक अपने आप में मीनिंग निकलता है घिनौना, एबोमिनेबल। तो मीन्स ये तो इसको कह ही नहीं रहा, ये तो वो जो भाई किसी के सामने उपस्थित हो जाए कि भाई मुझे बताओ क्या करना है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ काम करने की, ये तो वो इंसान है, तो ये तो होगा नहीं। तो आंसर ये नहीं होगा। इनहेरिटेंस, तो यही हमने अब ये भी किया था, इसका मतलब ये होता है विरासत, जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हो, विरासत। तो ये उसकी तो बात कर ही नहीं रहा, गलत। एडोरेबल, बट दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड अडोर। अडोर मीन्स पूजा करना, अडोर मीन्स पूजा करना, तो उसी से ये वर्ड बना। तो एडोर जो है एक वर्ब है, और एडोरेबल ABLE लगकर वर्ड बन गया एडजेक्टिव। तो पूजनीय, जिसे पूजा जा सके, इसका मीनिंग बना एक तो पूजनीय, जिसे पूजा जा सके, और दूसरा मतलब इसका मतलब कोई बहुत प्यारा या बहुत प्यारी, जो चीज हमारे लिए बहुत प्यारा या बहुत प्यारी हो। तो पूजनीय या प्यारा, एडोरेबल। यू आर माई एडोरेबल वन, तुम मेरे लिए पूजनीय हो, तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो। तो मीन्स ये तो हुआ ही नहीं, फिर ये कह रहा है कि मेरे को जो कंट्रोल करे, ऐसा कि कंट्रोल कर लो भी। तो आंसर हो जाएगा ये एमिनेबल। तो एमिनेबल वर्ड क्या है बेटा? एमिनेबल वर्ड क्या है? ये होता है उत्तरदायी, मतलब जिसके पास जवाबदारी होती है, उत्तरदायी, किसी काम को करने की उत्तरदायी करने वाला, जिम्मेदार इंसान, इसे कहते हैं जिम्मेदार, किसी भी काम की जिम्मेदारी लेने वाला कि हाँ भाई इस काम को
मैं निपटाऊंगा, तो आंसर हो जाएगा एमिनेबल, आंसर हो जाएगा एमिनेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो अपने पैरों पर चलता है, चलते तो हम भी, तुम भी चलते हो, हम भी चलते हो, लेकिन उसे कहते क्या है, जो पैरों पर चल कर जाए? पोपर, पीडियाट्रिशियन, पेडेस्ट्रियन या प्रोटोगोनिस्ट? जल्दी बताएं, इनमें से कौन सा आंसर आपको लगता है बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन इनमें से बेस्ट है? बेस्ट वन का रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, बेस्ट वन का रिप्लाई कीजिए बेटा। One who walks on foot, pauper, pediatrician, pedestrian, protagonist. Now let me know the exact answer of these words. Which one is correct? Now Ravikant, only Ravikant answered me. I am waiting for everyone's reply. हाँ जी, नो आई जस्ट एक्सप्लेनिंग। देखिए बेटा, एक एक करके समझते हैं। पोपर, पोपर, दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड पुअर। ये किस वर्ड से निकला? पुअर मीन्स गरीब, पुअर मीन्स गरीब। अब इस पुअर से ही वर्ड बना पोपर, प्रोनाउंसिएशन मिलती जुलती है, देख लो, इससे बना पोपर, पुअर। तो यहां पर ये जो हुआ, जिसके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, जिसके पास ठन ठन गोपाल कुछ भी नहीं है, दैट इज कहते हैं कंगाल। एग्जैक्ट वर्ड इज कंगाल। कंगाल इज व्हाट? द पर्सन हु डज नॉट हैव एनी पेनी, एनी मनी, नथिंग, कुछ भी नहीं है जिसके पास। ठीक है। पीडियाट्रिशियन की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर ये वर्ड जो पेडी निकला, दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड पेडा, PEDA, है ना, पेडो, पेडा, पेडो, ये हमने किया था। इट मीन्स चाइल्ड, ठीक है, बच्चा। और मेडिकल हीलिंग के लिए हमने वर्ड याद किया था आइट्रिया, ITERIA, आइट्रिया। तो दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर मेडिकल हीलिंग, जब मेडिकली कोई ठीक होता है, मेडिकल हीलिंग, मेडिकल हीलिंग, जब कोई मेडिकली ठीक हो जाता है। और CIAN लगाकर वो हो जाता है एक्सपर्ट। CIAN मतलब एक्सपर्ट, डॉक्टर भी कह सकते हैं इसे, किसी चीज में एक्सपर्ट। तो कि एक्सपर्ट मेडिकल हीलिंग में किसकी? बच्चों की। तो जो एक्सपर्ट हो मेडिकल हीलिंग में बच्चों की, जो बच्चों की मेडिकल हीलिंग में एक्सपर्ट हो, तो मतलब ये क्यों हो जाएगा? जो बच्चों की अच्छी देखरेख कर सके, जो बच्चों की अच्छी देखरेख कर सके, तो ये क्या हो जाएगा? पीडियाट्रिशियन। क्लियर हो गया रूट वर्ड। आते प्रोटोगोनिस्ट। बेटा दिस वर्ड प्रोटा, दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड प्रोटोज। प्रोटोज का मतलब क्या होता है? जिसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस, जो किसी भी चीज को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे। प्रोटोज का मतलब होता है सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना। और इसके अंदर एक वर्ड आया एगनी। अगर मैं एगनी को डिफाइन करूं बेटा, एगनी, एगनी का मतलब होता है दर्द, कष्ट, यातना, यातना, प्रताड़ना, दुख, कष्ट, दर्द, यातना। और बेटा IST क्या होता है? वो पर्सन, वन हु, पर्सन, वन हु डज समथिंग। तो कहता है वो पर्सन, एगोनी, जो कष्ट, वो पर्सन जो कष्ट में सबसे पहले आ जाए, वो पर्सन जो कष्ट में सबसे पहले आ जाए, हमें इंपॉर्टेंस, हमारे कष्ट में हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे, वो इंसान जो कष्ट में सबसे पहले आ जाए, वो इंसान जो कष्ट में सबसे पहले। अब एक बात बताओ, जो इंसान हमारे कष्ट में सबसे पहले हमारे सामने खड़ा होता है, वो हमारे लिए क्या होगा बेटा? वो तो फिर हमारे लिए, वो तो फिर हमारे लिए हीरो हो जाएगा। मैं हूं हीरो तेरा, तो क्या बोलोगे?
मैं हूं प्रोटोगोनिस्ट तेरा। तो बेटा इसे हिंदी में हम कह देते हैं नायक, इसे हम हिंदी में कह देते हैं नायक, प्रोटोगोनिस्ट। लेकिन ये तो पूछ रहा है जो पैरों पर चले, तब ये समझ में तो आ गया प्रोटोगोनिस्ट एक हीरो होता है, तो ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं हुआ। बाकी एक होता है एंटागोनिस्ट, लिख लो एंटागोनिस्ट, ANTAGONIST, एंटागोनिस्ट मतलब, अब एंटा केम फ्रॉम द वर्ड एंटी, एंटी मतलब अगेंस्ट, खिलाफ, जो दर्द में मतलब और हमारे खिलाफ हो जाए, जिसकी वजह से दर्द मिले। एंटागोनिस्ट तो होता है विलेन। एंटागोनिस्ट किसी भी फिल्म का, किसी भी वेब सीरीज का, किसी भी स्टोरी का, हमारी लाइफ का विलेन एंटागोनिस्ट, और किसी भी स्टोरी का हीरो, किसी भी फिल्म का, वेब सीरीज का, प्ले का हीरो प्रोटोगोनिस्ट। तो ये क्लियर हो गया होगा, एंटागोनिस्ट प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है। तो मीन्स ये तीन आंसर नहीं है, तो आंसर हो गया ये पेडिस, पेडिस्ट्रियन। तो बेटा ये जो वर्ड निकला पेडी, तो ये निकला एक वर्ड पेडिस से, PEDIS। अब पेडिस का मतलब ही होता है लेग्स, पैर। पेडिस का मतलब क्या होता है, लेग्स, पैर। तो पेडिस्ट्रियन, पेडिस मतलब लेग्स की बात कर रहा है, तो लेग्स वो IAN मतलब वो पर्सन, एक्सपर्ट जो पैर चलने में एक्सपर्ट हो, तो मतलब इसको हम कह देते हैं पदयात्री। पदयात्री, पद मतलब पैर, यात्री तो पैदल यात्रा करने वाला, पदयात्री पैदल यात्रा करने वाला। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा नंबर 5, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नंबर 6 रिप्लाई कीजिए, नंबर 6 का रिप्लाई कीजिए। A previous case that might serve as an example or guide in subsequent situations. A previous case that might serve as an example or guide in subsequent situations. Precedent, predecessors, president, precursor. रिप्लाई कीजिए। तो चलो अब मैं समझाता हूं। देखें, प्रीकर्सर ये क्या होता है, अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है अग्रगामी, मतलब अग्रगामी, पहले आने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आने वाला। अब जी यह होता है जो बाद में है, ये पहले आने वाला एज इट इज, तो मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता अग्रगामी। प्रीकर्सर होता है जो पहले आ जाए, जो पहले ही आ जाए, ठीक है। लेकिन ये होता है जो पहले आ रहा है वो एज इट इज होना चाहिए, लाइक एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज, जैसा, एक जैसा, समान, ठीक है। ये जो हुआ प्रेडिसेसर, इसका मतलब, प्रेडिसेसर का मतलब हुआ हमारे पूर्वज, जो पहले आ चुके हैं वो पूर्वज, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पूर्वज। और बेटा एक वर्ड है जो, ये तो पूर्वज, एक हमारे वंशज जो हमारे बाद आएंगे, उन्हें कहते हैं हम एंसेस्टर। ये क्या होते हैं, वंशज जो हमारे बाद आएंगे, पूर्वज जो पहले जा चुके हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। तो अब इन तीनों का मीनिंग देखो, ये अब ये क्या कह रहा है, अब इसको समझो ये क्या रहा है। बाकी मैं इसका मीनिंग बता दूं, प्रेसिडेंट इसका मतलब होता है मिसाल, इसका मतलब होता है मिसाल। अब इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्रीवियस केस, कि यार कोई ऐसा केस, कोई ऐसी घटना जो सरकार की निगाह में आई, दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल, कि उस केस का हम एज ए एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, और गाइड, उससे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं इन सब्सिक्वेंट सिचुएशंस, आने वाली, सब्सिक्वेंट होता है आने वाला, आने वाली सिचुएशंस में। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं,
जैसे कि ऐसे मान लो कि जिस गुनाह पर, जिस क्राइम पर, जिस सिचुएशन पर अभी तक कोई कानून ना बना हो, जिस सिचुएशन पर अभी तक कोई कानून ना बना हो, तो क्या होता है, वो पहली बार सामने आया तो कानून बन गया। अब जब उसके ऊपर कानून बन गया तो वो पहली बार सामने आया, तो अब क्या हुआ, एक बार कानून बन गया, अब आने वाली सिचुएशंस में, चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30, 40, 50 साल बाद, 50 साल बाद कोई केस आता है उसी तरीके का, तो हम पिछला रेफरेंस उठा सके उस केस का कि भाई उस 50 साल पहले केस में इस तरह से हुआ था, वही उसी टाइप की सिचुएशन अब आ गई है, तो जो उसके अंदर वर्डिक्ट दिया गया था वही वर्डिक्ट अब भी दिया जाए। तो उस पिछले वाले केस को कहते क्या हैं? तो उस पिछले वाले केस जो हुआ वो एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आगे के लिए। तो अगर मिसाल की बात करें तो आंसर ये हुआ, ये तीनों आंसर नहीं होंगे, पढ़कर देख लो। तो मिसाल, तो वो केस जिसकी मिसाल दी जा सके, तो ये एक ऑफिशियल वर्ड है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखें, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जो सुख और दुख की गरिमा से, सुख और दुख की भावनाओं से बाहर है। वन हु इज इनडिफरेंट, उसे कोई प्रभाव, इनडिफरेंट कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टू प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी, और पेन दुख, जिसके ऊपर दुख और खुशी का कोई प्रभाव ना पड़े। वाइज, ब्रेव, स्टोइक और टेम्परेट। लेट मी नो। देखिए मैं बताऊं, करते हैं बेटा। तो प्लेजर मतलब क्या हुआ, दैट इज खुशी। पेन मतलब दुख। अब यहां पे क्या कहता है कि वो इंसान जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े खुशी और गम का, दुख का। तो वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज मतलब हुआ बुद्धिमान, तो ये तो मैच करता नहीं। ब्रेव मतलब बहादुर, तो ये भी नहीं हुआ। टेम्परेट, टेम्परेट टेम्परेचर, जलवायु, ये जलवायु से बना, तो ये होती है नरम जलवायु, जो नरम हल्की जलवायु होती है उससे बना। शीतोष्ण जिसे कहते थे, ना ज्यादा ठंडी ना गर्म, तो टेम्परेट, तो मतलब ये भी नहीं हुआ। तो आंसर हो जाएगा स्टोइक। तो स्टोइक एक ऐसा पर्सन होता है जिसे हम कह देते हैं उदासीन, मतलब जो कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई खुशी आए तब कोई रिएक्शन नहीं, कोई गम आए तब कोई रिएक्शन नहीं, दैट इज स्टोइक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस विद हाई सैलरी जिसके अंदर सैलरी तो बहुत है लेकिन काम कुछ नहीं है। ए सैलरी विद एन ऑफिस विद हाई सैलरी विद नो वर्क, बट नो वर्क, काम नहीं मिले, मतलब काम कुछ भी नहीं है और पैसा बहुत है। तो ऐसे ऑफिस और उसके लोगों को क्या कहते हैं? ऑनरेरी, साइनेक्योर, autocracy, bureaucracy. Now let me know which one is correct. Which one is correct?
हाँ जी, तो देखें एक एक करके करते हैं। बात करते हैं पहले ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरो होता है एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ब्यूरो, और उसके अंदर जो बात है ये ब्यूरो, और ये कृषि। कृषि का मतलब होता है टू रूल, शासन करना, या टू गवर्न, दोनों का मतलब होता है शासन करना। इस वर्ड गवर्न से ही वर्ड बना गवर्नमेंट। गवर्न वर्ब है और MENT लगकर वर्ड नाउन बन जाता है गवर्नमेंट। तो ब्यूरोक्रेसी तो मतलब शासन कहता है किसका शासन? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। जब स्थायी सरकार, जब IAS IPS लोग जो हैं वो नेताओं को हटाकर खुद शासन करने लगे, तो वो अगर नौकरी कर रहे हैं तो वो नौकर हुए, तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी नौकरी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी नौकरी कर रहा है तो वो तो नौकर हुआ ना। तो नौकरों के द्वारा जो सरकार होती है उसे नौकरशाही कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी क्या हुआ? नौकरशाही। ये हुआ नौकरशाही। बाकी से ये अब ऐसे थोड़ी है कि मतलब क्लर्क बन जाएंगे, तो ये अफसर लोग ही बनते हैं, इसलिए इसे अफसरशाही भी कह देते हैं। इसे अफसरशाही भी कह देते हैं, नौकरशाही और अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, वर्ड क्लियर हो गया होगा। अगला देखें, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी तो ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ, खुद, सोलो, अकेला, और कृषि मतलब वो शासन, टू रूल या टू गवर्न। जब कहीं पर किसी देश पर एक अकेले का शासन हो, किसी देश पर जब एक अकेले का शासन हो, तो उसे हम कह देते हैं कि यहां पर जो अकेले का शासन है तानाशाही। तानाशाही तो एक वर्ड है डिक्टेटरशिप। तानाशाही के लिए, ऑटोक्रेसी के लिए सिनोनिम है डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप क्या हुई? तानाशाही। और डिक्टेटर कौन होता है? तानाशाह, डिक्टेट करने वाला, बोलने वाला। डिक्ट वर्ड से निकला, डिक्शनरी में जो वर्ड है डिक्ट मतलब डिक्शन, डिक्ट, डिक्शनरी, ठीक है ना। तो वो डिक्टेटर, आज्ञा देने वाला। तो ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ठीक है, अगला लेते हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी क्या होता है? ये ओनर से निकला, कि मींस अगर आप काम करोगे तो सिर्फ ओनर मतलब सम्मान मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। कहते हैं अगर आप काम करोगे तो आपको सम्मान पूरा मिलेगा, बहुत इज्जत की जाएगी, बहुत ही इज्जत की जाएगी, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो इसे कहते हैं ऑनरेरी। अवैतनिक मीन्स जिसे वेतन ना मिले, अवैतनिक जो काम तो करे लेकिन सैलरी ना मिले। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं साइनेक्योर, तो बेटा इसके अंदर जो वर्ड है ना साइने, साइने का मतलब होता है विदाउट, मीन्स के बिना, नो, इसका मतलब होता है नो। और क्योर केम फ्रॉम द वर्ड केयर, तो इसका मतलब हुआ नो केयर, मीन्स जो कोई चिंता नहीं करते, काम किया है, पढ़ा है तो पढ़ा रहने दे, सैलरी तो आ रही है टाइम पर। तो फिर इसको अगर देखें कि ऐसा ऑफिस या ऐसे ऑफिस के लोग जिन्हें सैलरी मिलती है लेकिन काम कुछ नहीं, तो साइनेक्यो। आंसर क्या बनेगा? साइनेक्यो। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, साइनेक्यो। अगला लेते हैं समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली। कोई ऐसी चीज, समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली, जो इजीली फायर को कैच कर ले। ठीक है, बताएं। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेटेबल, इनक्रेडिबल, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल, रिप्लाई कीजिए जल्दी। इनफॉलिबल, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेटेबल, इनक्रेडिबल, इनफॉलिबल। चलो समझा देता हूं बेटा। वैसे फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना, और इबल या एबल लगकर वर्ड एडजेक्टिव, तो मतलब गिरने लायक, जो गिर सके। और आयन का मतलब होता है नो, तो ये नो जो होता है नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। तो इनफॉलिबल का मतलब होता है जो न गिरे। तो यहाँ पे गिरना ऐसा नहीं कि ठोकर खा के गिर गया, मतलब गिरने का मतलब ऐसा है कि जो कभी गलती ना करे, जो कभी भी किसी गलती में फॉल ना हो। ठीक है, तो मतलब ये होता है जो गलती ना करे, और वो तो फरिश्ते ही होते हैं, एंजल, और कोई गलती करता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। जो गलती न करे, इनफॉलिबल। इनफ्लेटेबल, बेटा जिस प्रकार से इन यहां पर नेगेटिव है, ये इन नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे इनफ्लेट का मतलब ये होता है
भरना, हवा भरना। मैं एक एग्जांपल दूं तो ऐसे दिया जा सकता है, inflate my football, या साइकिल, बाइसिकल, बाइक। तो बाइक के जो टायर होते हैं, इन्फ्लेट द टायर, तो टायर में हवा भरना, इसका मतलब होता है हवा भरना। तो अपने आप में एक वर्ब है। और इन्फ्लेटेबल, एबल लग कर एडजेक्टिव बना जिसमें हवा भरी जा सके, इसका मतलब है जिसमें हवा भरी जा सके। इनक्रेडिबल, तो क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर विश्वास कर सके, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास कर सके। और बेटा यहाँ पर आईएन जो है इसका मतलब है नो, तो मतलब जिस पर विश्वास ना हो, अविश्वसनीय। कोई इतनी अच्छी चीज, कोई इतनी अच्छी बात कि जिस पर हमें बाद में लगता है कि ये तो विश्वास, यार विश्वास ही नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। मींस ये नेगेटिव वर्ड भी बहुत पॉजिटिव है। इनक्रेडिबल बोलते हैं तो कह सकते हैं अविश्वसनीय, यार बहुत अद्भुत। अविश्वसनीय से कह सकते हैं अद्भुत, अद्भुत तो होगा ना, तो अद्भुत। अब इनफ्लेमेबल, तो बेटा इनफ्लेम का मतलब होता है चिंगारी, फ्लेम का मतलब चिंगारी, आग, और जिसमें आग लग जाए तो इनफ्लेमेबल। तो ये आई नेगेटिव नहीं है, इनफ्लेम का मतलब चिंगारी, फ्लेम का मतलब भी चिंगारी होता है। तो जिसके अंदर आग इजीली पकड़ ले तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना, कि जिसके अंदर आसानी से आग लग जाए तो इनफ्लेमेबल। जैसे हम पेट्रोल की बात कर सकते हैं, इट इज इनफ्लेमेबल, मींस जल्दी आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मनाना बड़ा ही मुश्किल हो। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे मनाना बड़ा ही मुश्किल हो। फेमिनिस्ट, फास्टिडियस, फेटलिस्ट, फेनेटिक। बताइए जल्दी से। चलो मैं ही बताता हूं बेटा। फेनेटिक, दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड फेनम, दिस वर्ड केम फ्रॉम द रूट वर्ड फेनम। फेनम का मतलब होता है टेम्पल। तो फेनेटिक हो गया कट्टर, कि भाई कट्टर कैसे हो गया, मींस फेनेटिक होता है कट्टर। कट्टर कैसे, जो मतलब जो अपने धर्म के प्रति कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट रखता हो, जो अपने धर्म के प्रति कुछ ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड अटैचमेंट रखता हो, द पर्सन इज कॉल्ड फेनेटिक, कट्टर, ठीक है। धर्म के प्रति जो ज्यादा अटैचमेंट रखता हो, ये हो गया कट्टर। फेटलिस्ट, बेटा फेटलिस्ट, तो दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड फेट। फेट का मतलब क्या होता है, भाग्य, ठीक है। और ये फेटलिस्ट क्या हो जाएगा, भाग्यवादी, मींस जो अपने भाग्य पर विश्वास करे, सारी चीजें भाग्य पर छोड़ दे, अरे देखा जाएगा जो भी होगा, भाग्य पर छोड़ दे, तो फेटलिस्ट। फेमिनिस्ट, तो बेटा दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड फेम, मतलब फीमेल। अब फेमिनिस्ट तो क्या हो जाएगा, नारीवादी, जो सोशली पॉलिटिकली स्त्रियों का सम्मान करे, स्त्रियों के भले के लिए सोचे। फिर फास्टिडियस जो वर्ड बनेगा, ये हो जाएगा हार्ड टू प्लीज। ये तीन आंसर नहीं होंगे, ये कट्टर हुआ, ये भाग्यवादी, नारीवादी। हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस, जिसको मनाना बड़ा ही मुश्किल हो, ठीक है, जो एकदम किसी की बात ना माने। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में यही था। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, काम करते रहें, पढ़ते रहें, प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करते रहें, नॉलेज में एनहांसमेंट करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।